चला प्रेशरचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे आपल्याला. काल जी मेथड आपण घेतली होती प्रेशरच्या इक्वेशनची ती तुम्हाला डिफिकल्ट जाते. त्याच्या अगोदर मी जी मेथड शिकवली होती त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला इझी होते, राईट. तर आपण त्याच मेथडने पुन्हा एकदा प्रेशरचं इक्वेशन डिराईव्ह करू. आइडियल गैस अगर हमने किसी कंटेनर में ले लिया तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं, यू नो, राइट. और इसीलिए किसी सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता. तो इसके लिए हम उसकी एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं. जैसे ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इन अ सर्टेन कंटेनर, और अगर हम कंसीडर करें कि पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c2 और ऐसा करते करते लास्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी cn, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालना इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिकली ग्रुप ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. और उस एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा c1 + c2 + and so on up to plus cn divided by n. लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पर वेलोसिटीज का एवरेज निकाला हुआ है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो कुछ वेलोसिटी निगेटिव होगी. तो हमको यहाँ पर ऑन एन एवरेज कंसीडर करना पड़ेगा कि जितनी वेलोसिटीज पॉजिटिव है उतनी ही वेलोसिटीज निगेटिव है. और अगर हमने ऐसा किया तो सभी पॉजिटिव निगेटिव वेलोसिटीज कैंसिल हो जाएगी और ये मीन वेलोसिटी जो है ये आ जाएगी 0. लेकिन ये कहना कि कंटेनर में जो हमने गैस लिया है उन गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 है, टेक्निकली गलत हो जाएगा. और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो निगेटिव साइन का प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए हम इन सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे. और इन मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज का स्क्वायर अगर हमने लिया और स्क्वायर लेकर अगर हमने उन सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज का एवरेज निकाला तो उसको कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. उसको कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. लेकिन हमको मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको तो मीन वेलोसिटी चाहिए. इसीलिए इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लिया जाता है जिसे कहते हैं RMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि अंडर रूट ऑफ c बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. अंडर रूट c बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. अब दोनों साइड का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बार स्क्वायर या c स्क्वायर बार, राइट. इसका स्क्वायर किया तो c स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमको मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बार स्क्वायर. तो ठीक है, ये बात हम यहाँ पर लिखकर रखेंगे कि c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर बार. ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर मेंशन करके रखेंगे. और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेशर के इक्वेशन को डिराइव करने की तरफ. तो प्रेशर के इक्वेशन को अगर डिराइव करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसा कोई एक कंटेनर कंसीडर करना पड़ेगा. कंटेनर कंसीडर करना पड़ेगा. यहाँ पर हमने एक क्यूबिक कंटेनर कंसीडर किया हुआ है, और ये जो क्यूबिक कंटेनर है इस क्यूबिक कंटेनर की हर साइड जो है वो लेट से L इतनी लॉन्ग है, मतलब ये फ्रंट साइड L, डीप भी L है, हाइट जो है वो भी L इतनी है. और ऐसा अगर है तो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा L क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मींस यू नो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. और इस कंटेनर में हमने कुल n इतने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं. लेट कि वहां पर n इतने मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पर ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं, और आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं तो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस. और हमको दूसरी बात यहाँ पर ये भी कंसीडर करनी पड़ेगी कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड नहीं होगा, सीधा जाकर वॉल पर कोलाइड होगा और फिर अपोजिट वॉल पर कोलाइड होगा. ये एक आइडियल सिचुएशन हमको यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी हम प्रेशर का इक्वेशन जो है वो डिराइव कर पाएंगे, राइट. बराबर ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ उसी तरफ. तो यहाँ पर अगर हमने कुल n इतने मॉलिक्यूल्स लिए
तो लेट हम अज्यूम करेंगे कि पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c2 और ऐसा करते करते लास्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी cn। अब n इतने मॉलिक्यूल्स हैं और सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन की स्टेट में हैं, तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि कौन से डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर तीन डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे। एक डायरेक्शन कंसीडर करेंगे x, दूसरी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे y और तीसरी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे z। समझ में आया? राइट। और अब ये तीन डायरेक्शन जो हमने कंसीडर की है, इन तीनों डायरेक्शन के अलावा ऑन एन एवरेज जो टोटल मॉलिक्यूल्स है इसमें से इक्वल मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा हमको अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये n इतने मॉलिक्यूल्स है तो हमको n इतने मॉलिक्यूल्स के तीन इक्वल हिस्से करने पड़ेंगे। तो n इतने मॉलिक्यूल के तीन इक्वल हिस्से अगर हमने किए तो एक हिस्सा होगा n/3, राइट। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि x डायरेक्शन के अलावा जाएंगे n/3 मॉलिक्यूल्स, y डायरेक्शन के अलावा जाएंगे n/3 मॉलिक्यूल्स, y डायरेक्शन के अलावा जाएंगे n/3 और z डायरेक्शन के अलावा भी जाएंगे n/3 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से n/3 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 इन तीनों की एडिशन आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे n। अब जो कुछ इस वॉल पर होगा वही ये जो 6 वॉल्स है इस कंटेनर की, राइट, हर वॉल के ऊपर जो है वो सब सिमिलर होगा। तो ऑफकोर्स ये जो n/3 मॉलिक्यूल्स इसमें से ट्रैवल कर रहे हैं इस वॉल की तरफ, इसमें से पहला मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे जिसका मास है m। यू नो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल। एक ही गैस के सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m है तो सभी मॉलिक्यूल्स का मास इंडिपेंडेंटली स्मॉल m इतना होगा। तो इसमें से पहला मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया और हम अज्यूम करेंगे कि ये मॉलिक्यूल कुछ c1 इतने वेलोसिटी से कंटेनर के वॉल की तरफ जा रहा है। अब जब ये कंटेनर के वॉल की तरफ जा रहा है जिसका मास है m और वेलोसिटी है c1, तो डेफिनेटली इसका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा डेफिनेटली mc1। यू नो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा mc1। अब ये मॉलिक्यूल जाकर इस कंटेनर के वॉल पर कोलाइड होकर रिबाउंड होगा। अब ये जो कोलिजन होता है आइडियली हम इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, और ये अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो डेफिनेटली जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी, दोनों के मिलाकर जो एक दूसरे से टकरा रहे हो। अब कौन एक दूसरे से टकरा रहे हैं? मॉलिक्यूल टकरा रहा है वॉल पर, मतलब वॉल और मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है। तो लेट जब ये मॉलिक्यूल जा रहा है वॉल की तरफ, मतलब बिफोर कोलिजन, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ द mc1 स्क्वायर, और वॉल तो अपनी जगह पर स्टेडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, मतलब दोनों की मिलाकर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ द mc1 स्क्वायर प्लस 0। अब लेट मॉलिक्यूल वॉल पर टकराया और वापस आया, और वापस आते आते उसकी स्पीड है समझो कुछ x। तो ऐसे सिचुएशन में आफ्टर रिबाउंड उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ द mx स्क्वायर। x मतलब रिबाउंड होने के बाद की स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं, और प्लस वॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी तो 0 ही होगी ना, क्योंकि वॉल कोलिजन से पहले भी स्टेडी थी और कोलिजन के बाद में भी स्टेडी है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और फिर 0 0 कैंसिल हुआ तो वी कहता है हाफ ऑफ द mc1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द mx स्क्वायर, हाफ हो जाएगा कैंसिल, mm हो जाएगा कैंसिल, c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो देयरफॉर हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू c1। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल वॉल की तरफ जाते वक्त अगर उसकी स्पीड c1 है तो कोलाइड होने के बाद में जब वो वापस आएगा तब भी उसकी स्पीड जो है वो c1 ही होगी, स्पीड c1 होगी। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जाते जाते वेलोसिटी अगर हमने प्लस c1 कंसीडर की तो आते आते वेलोसिटी हमको माइनस c1 कंसीडर करनी पड़ेगी, और इसीलिए जो उसका मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, उसको हमको लेना पड़ेगा माइनस mc1। तो जाते वक्त मोमेंटम है प्लस mc1, आते वक्त मोमेंटम है माइनस mc1। अब पहले प्लस था फिर माइनस हुआ तो इसका मतलब लॉस हो गया, कम हो गया।
अब लॉस इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का कितना, तो मॉलिक्यूल का लॉस जो है, लॉस इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम है माइनस mc1 माइनस इनिशियल मोमेंटम है mc1। अब माइनस mc1 मतलब ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस mc1। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो लॉस इन मोमेंटम हुआ मॉलिक्यूल का वो है माइनस ट्वाइस mc1। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम बिटवीन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर मॉलिक्यूल ने मोमेंटम लॉस किया है, ट्वाइस mc1 इतना लॉस किया है, माइनस हुआ है, तो वॉल का मोमेंटम उतना ही गेन हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वॉल पर टकराया है, वो मॉलिक्यूल वो वॉल को मोमेंटम देगा। तो इसीलिए हमको कहना पड़ेगा गेन इन मोमेंटम बाय वॉल इज इक्वल्स टू कितना, तो ये हमको लेना पड़ेगा प्लस ट्वाइस mc1। तो इतना मोमेंटम वॉल जो है वो गेन करेगी जब पहला मॉलिक्यूल एक बार वॉल से टकराएगा तब। अब ये सोचिए, एक बार मॉलिक्यूल वॉल पर टकरा कर वापस आएगा, वापस आते वक्त वो बीच में किसी भी मॉलिक्यूल से टकराए बगैर सीधा अपोजिट वॉल पर जाकर टकराएगा, और अपोजिट वॉल से टकराकर वापस रिबाउंड होकर फिर से उसी वॉल पर टकराएगा जिस वॉल को हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ है, ये वॉल, राइट। तो इसका मतलब एक बार टकराने के बाद में और कितनी देर बाद वो उस मॉलिक्यूल वॉल पर टकराएगा। तो वो टाइम अगर हमको निकालना है तो आप लोग ये जानते हैं कि टाइम का जो फार्मूला है, दैट टाइम इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये मॉलिक्यूल बिटवीन दैट सक्सेसिव कोलिजन। वॉल पर टकराया, फिर एल इतना गया, अपोजिट वॉल पर टकराया, फिर वापस जाकर अपोजिट वॉल पर टकराया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ट्वाइस है। तो ट्वाइस से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और स्पीड कितनी है, c1। तो इसीलिए उस मॉलिक्यूल को जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा ट्वाइस एल अपॉन c1। नाउ यू नो, इतने टाइम में अगर इतना मोमेंटम वॉल को मिल रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स। तो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम निकालेंगे तो हमको पहला मॉलिक्यूल उस वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि पहला मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो निकालना है, तो हमको करना पड़ेगा डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। अब डेल्टा P1 जो है वो है ट्वाइस mc1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1 जो है वो है ट्वाइस एल अपॉन c1। अब ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो c1 into c1 मतलब c1 स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसीलिए पहला मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू मिलेगी mc1 स्क्वायर अपॉन l। अंडरस्टैंड? अब पहला मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेगा mc1 स्क्वायर अपॉन l। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ उसकी स्पीड बदल रही है कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी F2 is equals to mc2 स्क्वायर अपॉन l। अंडरस्टैंड? और तीसरे मॉलिक्यूल का mc3 स्क्वायर अपॉन l। अब इस तरह से सभी n/3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमको इन्हीं n/3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है, इन n/3 मॉलिक्यूल्स जो टोटल फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो अगर हमको निकालना है तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ऐसे सभी फोर्सेस की हमको एडिशन करनी पड़ेगी, mc1 स्क्वायर अपॉन l प्लस mc2 स्क्वायर अपॉन l प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस mcn/3, because we are just considering that n/3 molecules which are traveling along the x direction. Understand? तो therefore m upon l अगर यहाँ का एक कॉमन निकल जाए तो हमको अब मिलेगा m upon l in bracket c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस cn/3 स्क्वायर। राइट? समझ में आया? यस और नो? और ये फोर्स निकाला हमने उस वॉल के ऊपर जो एक्सर्ट हो रहा है टोटल इस शेडेड वॉल के ऊपर। अब प्रेशर अगर हमको निकालना है तो प्रेशर हमको निकालने के लिए करना पड़ेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है
तो वो है m अपॉन l इन ब्रैकेट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस cn/3 स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट वॉल इज नथिंग बट द l into l इज नथिंग बट द l स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस और नो? अब ऑफ कोर्स ये l अगर नीचे आ जाता है तो l into l स्क्वायर हो जाएगा l क्यूब, और l cube is nothing but the total volume, right? So therefore we can write now P is nothing but the m in bracket c1 square plus c2 square plus and so on up to plus cn/3 square divided by लेना पड़ेगा वॉल्यूम v, right? अब ये जो ब्रैकेट में हमको वेलोसिटीज नजर आ रही है, इनके बारे में सोचेंगे। ऑफ कोर्स आप जानते हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स के मतलब उस n/3 जो मॉलिक्यूल है उन सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के स्क्वायर के एडिशन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर से हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम निकाल पाएंगे तो वो हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू प्लस cn/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने पड़ेंगे n/3, अंडरस्टैंड? और फिर ये n/3 अगर इधर चला गया तो हमको मिलेगा nc स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय 3 is equals to c1 square plus c2 square plus and so on to plus cn/3 square। समझ में आई बात? तो ये जो c1 square plus c2 square plus and so on to plus cn/3 square है, इसके लिए अगर हम nc square बार अपॉन 3 यहाँ पर प्लेस करेंगे तो प्रेशर का इक्वेशन हो जाएगा P is equals to m अपॉन v तो है, अब इन ब्रैकेट हमको लेना पड़ेगा nc बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और फिर इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं m n c स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय थ्राइस v। So this is nothing but the expression for the pressure exerted by the gas molecules on the wall of container। कंटेनर के वॉल पर जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसकी ये वैल्यू है। अब यहाँ पर आप ये c स्क्वायर बार के लिए c स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं, और c स्क्वायर बार के लिए अगर आप लोगों ने c स्क्वायर प्लेस किया तो फिर प्रेशर का इक्वेशन हो जाएगा P is equals to m n c स्क्वायर बार के लिए c स्क्वायर प्लेस करो m n c स्क्वायर अपॉन राइज v। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। यहाँ पर m मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, राइट, n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए अपने आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए उसमें जो भी कंटेनर में थे। c मतलब आरएमएस वेलोसिटी, c मतलब आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और v is nothing but the total volume of the gas। तो in this way we can derive this expression। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ये डेरिवेशन आप लोगों को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी जाकर उस डेरिवेशन को आपको पूरे मार्क मिलेंगे। और पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई सालों से कई बार ये इक्वेशन जो है डिराइव करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, राइट। तो ठीक है, ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर।